गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। जेई सिविल की कितनी भाई अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है भाई, जिसकी इन्फॉर्मेशन आती है ना भाई कितनी वैकेंसी आती है मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम के ऊपर और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, ठीक है भाई, तो उसकी टेंशन ना लो। तो देखो भाई अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। मॉर्निंग हिल्स के बारे में भी कल पढ़ चुके, शिवालिक क्षेत्र हमारा कंप्लीट हो गया भाई। और कौन कौन से भाग हैं एक बार मैं लिख देता हूं आपको मोटा मोटा ताकि पता लग जाए भाई। सेकंड नंबर पे तो पहले नंबर का था हरियाणा गवर्नमेंट के अनुसार। दूसरे नंबर पे आते हमारे पास गिरिपादीय मैदान, ठीक है, गिरिपाद मैदान। ये आते हमारे दूसरा जो भाग है, यानी कि जो सरकार के अनुसार जो हरियाणा को जो डिवाइड किया गया है, पहला तो कौन सा हो गया हमारे पास शिवालिक क्षेत्र, दूसरा हो गया हमारे पास गिरिपाद मैदान, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे जो आता है वो कौन सा आता है बांगर या लहरदार क्षेत्र, बांगर या लहरदार क्षेत्र, ठीक है। ये आ गया हमारे पास जो हरियाणा का मतलब जो विभाजन किया गया उसका तीसरा पार्ट, ठीक है जी। चौथा आ गया हमारे पास घग्गर यमुना का मैदान, कौन सा आ गया घग्गर यमुना का मैदान, यमुना का मैदान। और पांचवा आ जाएगा हमारे पास अरावली क्षेत्र, पांचवा कौन सा आ जाएगा अरावली क्षेत्र भाई, ठीक है जी। इन पांच भागों के अंदर क्या है हरियाणा गवर्नमेंट के जो डाटा है उसके अनुसार हमने हरियाणा को क्या है इन पांच भागों के अंदर बांटा है, जिसके अंदर से पहला भाग हम लोग कल पूरा कर चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये सारे भाग पूरे कराएंगे, ठीक है जी। ये चीज हमको समझ में आ गई। अब जो दूसरा जो डिवाइड किया गया था जो हिस्सा वो किया गया था डॉक्टर जसबीर सिंह के अनुसार, ठीक है। जो दूसरा एग्जामिनर पूछता है प्रश्न देखो दो तरीके से आते हैं। हरियाणा सरकार के अनुसार हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है पांच भागों में, ठीक है। कैसे याद रखोगे हरियाणा का मैप कौन लगाया गया, एक सेकंड रुको मैं हरियाणा का मैप लगा देता हूं, एक मिनट रुको। देखो सीधी सी बात है, एक तो जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा किसमें आ गया शिवालिक की पहाड़ियां में, नीचा वाला हिस्सा किसमें आ गया अरावली की पहाड़ियां में, यानी दो क्षेत्र तो सीधे से हो गए, अरावली हो गया एक शिवालिक हो गया, ठीक है। गिरिपादीय मैदान ये जो नदियां हैं या फिर ये जो मान लो पहाड़ी है या जो और भी जो नदी है उनके द्वारा आसपास के एरिया में जो गाद सी जमे आकर है उसकी गिरिपाद मैदान बोलते हैं। बांगर का क्षेत्र ये सारा बांगर का क्षेत्र हो गया बिचला, ठीक है। लहरदार क्षेत्र जो ये रेगिस्तानी इलाका लहरदार क्षेत्र ये हो गया। घग्गर यमुना के मैदान भी तारी सारे घग्गर यमुना के मैदान है बिचले बैस, ठीक है। हरियाणा गवर्नमेंट के अनुसार इसको इस टाइप से पांच भागों के अंदर बांटा गया है, ठीक है। ये चीज हमको समझ में आ गई। दूसरा आता हमारे पास डॉक्टर जसबीर सिंह के अनुसार, ठीक है। यो मतलब डॉक्टर जसबीर सिंह था कौन भैया, जैसे जलवायु वगैरह और इन चीजों के ऊपर बहुत बढ़िया रिसर्च कराया गया था, मतलब प्रमुख साइंटिस्ट माना जाता था, इसलिए फेमस था, ठीक है। तो इसके अनुसार भी एग्जामिनर पूछता है डॉक्टर जसबीर सिंह के अनुसार हरियाणा को टोटल कितने भागों के अंदर 8 भागों के अंदर इसको डिवाइड किया गया है हरियाणा को। आओ लिखेंगे सभी साथी, डॉक्टर जसबीर सिंह के अनुसार, जसबीर सिंह के अनुसार हरियाणा को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है, हरियाणा को एचआर को 8 भौगोलिक भागों में डिवाइड किया गया है भाई, 8 भौगोलिक भागों में बांटा गया है, ठीक है जी। चीजें समझ में आ गई, बांटा गया है, ओके जी। ये चीज हमको समझ में आ गई। अब ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती कहां से है कि हां भाई डॉक्टर जसबीर सिंह ने इसको 8 भागों के अंदर डिवाइड किया। तो डॉक्टर जसबीर सिंह ने एक किताब लिखी थी भाई, उस किताब का नाम था एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, मतलब हरियाणा की जो खेतीबाड़ी से रिलेटेड जो भूगोल है उसके नाम पर इन्होंने किताब लिखी थी, जिसका प्रकाशन साल 1976 के अंदर हुआ था, ठीक है। तो उस किताब से हमें इस चीज का पता लगता है, ठीक है। तो इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, उस बुक का क्या नाम था एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, ठीक है जी। और इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ, यानी किस वर्ष ये बुक प्रकाशित की गई थी, साल 1976 के अंदर ये बुक प्रकाशित की गई थी। और इसी बुक से हमको पता लगा है कि हरियाणा को 8 भौगोलिक क्षेत्रों के अंदर डिवाइड किया गया डॉक्टर जसबीर सिंह के अनुसार, ठीक है जी। ये 8 भाग कौन कौन से इनके बारे में देखो। पहला तो वही जो हरियाणा गवर्नमेंट का था वही सेम, यानी कि शिवालिक क्षेत्र भाई, ठीक है जी। यानी पहले वाले नंबर पर हमने लिख दिया शिवालिक क्षेत्र, ठीक है जी, शिवालिक क्षेत्र, ओके। फिर जैसे हरियाणा गवर्नमेंट का तो सेकंड नंबर पे गिरिपाद मैदान, तो वही दूसरे नंबर पे गिरिपाद मैदान यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। गिरिपाद मैदान हो गए, ये चीज भी हमको समझ में आ गई। जो तीसरा यहां पर हमको देखने को मिलता है वो आते जो नया आता है जलोढ़ मैदान, ठीक है। यहां पर तो क्या है जो मतलब जलोढ़ मैदान नाम से कोई भी मतलब कि हरियाणा को डिवाइड नहीं किया गया था, जलोढ़ मैदान किसी को भी नहीं दिए गए, ठीक है। यहां पर जो आपको नया देखने ना मिला है वो कौन सा मिला है जलोढ़ मैदान, नया देखने ना मिला है जसबीर सिंह आड़ा, ठीक है जी। जलोढ़ मैदान के अंदर भी हरियाणा को डिवाइड किया गया, ओके जी। ये हो गया हमारे पास जो एक नया फैक्ट आया, नया हिस्सा है हरियाणा का वो भाई, ठीक है जी। चौथे नंबर पे आते हैं हमारे पास बाढ़ के मैदान, यानी ऐसे मैदान जो नदियों के द्वारा जो बाढ़ आई थी उससे जो मैदान बने उसको बोलते हैं बाढ़ के मैदान, ठीक है जी। 4 हिस्से हो गए। 5वें नंबर पे हमारे पास आते हैं कौन से अनकाई दलदल, ठीक है। अनकाई दलदल ये भी हरियाणा का इसका भाग मानता है, सिरसा के अंदर देखने को मिलता है, भी बताऊंगा इसके बारे में भी। अनकाई दलदल सारी चीजें विस्तारपूर्वक समझा के करूंगा, तुम टेंशन ना लो। 6ठे नंबर पे जो हमको हिस्सा देखने को मिलता है कौन सा बालू के टिब्बे युक्त मैदान, जो यानी भिवानी साइड का जो एरिया बालू के टिब्बे हैं वो वाले बालू के टिब्बा युक्त मैदान, टिब्बा युक्त मैदान, ये कौन से, ये 6ठे नंबर पर है। 7वें नंबर पे हमारे पास कौन से जो अभी अभी हमने पीछे उसके अंदर पढ़े थे तरंगित या लहरदार मैदान, ठीक है। तरंगित लहरदार ये बाड़ू वाले सेम ही है, लेकिन फिर भी जसबीर सिंह ने इनको अलग अलग करके बता दिया, ठीक है। सेम है ये बाड़ू और तरंगित जमा सेम है, तरंगित का मतलब रेत की जो तरंगे से चल रहे हैं वो है, ठीक है, अलग नहीं है ये, लेकिन इसने अलग करके दिखा रखा है तरंगित या लहरदार मैदान, लहरदार मैदान। और 8वें नंबर पर वही तुम्हारा अरावली आ जाता है, लास्ट नंबर पे अरावली क्षेत्र में, ठीक है, अरावली क्षेत्र,
ठीक है जी, ये चीज हमको समझ में आ गई। मैंने आप लोगों को क्या है दो चीज समझाई है, जमा बढ़िया डाला। क्या चीज बताइए? हरियाणा को है भूगोलिक दृष्टि से दो तरीके से बांटा गया है। पहला, हरियाणा सरकार के डाटा अनुसार, हरियाणा सरकार के अनुसार शिवालिक क्षेत्र, गिरिपाद मैदान, बांगर, गग्गर यमुना का मैदान, अरावली क्षेत्र। ये आपको 500 याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना कि हाँ हरियाणा गवर्नमेंट के अनुसार इसको 5 भागों में बांटा गया है। जो याद रखना वो मैंने कल आपको करवा दिया था। शिवालिक क्षेत्र के अंदर सबसे ऊंची पहाड़ी, सबसे ऊंची चोटी, कितनी ऊंचाई देखने को मिलती है 900 से 1200 मीटर, कितने परसेंट इससे पर 1.67% इससे ऊपर, ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है जी, ये पांचों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। उसी टाइप से आपको दूसरी चीज जो याद रखनी है जसबीर सिंह के अनुसार 8 भौगोलिक क्षेत्र के अंदर डिवाइड किया गया है। इनके सभी के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी जो मैं आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन करवाऊंगा वो याद रखने की जरूरत है। किताब का नाम याद रखियो, एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। सीधी सी बात, हरियाणा के अंदर एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी हो तो खेती बाड़ी की ज्योग्राफी ही देखने को मिलेगी। प्रकाशन साल 1976 के अंदर। इनके नाम याद रखने की जरूरत है, फिर बताने लग रहा हूं इनके बारे में। जो मैं कुंडली बताऊंगा वो याद रखनी है। ठीक है जी, तो शिवालिक क्षेत्र हमारा हो चुका। अब हम लोग पढ़ेंगे आज गिरिपाद मैदान के बारे में। गिरिपाद मैदान होते कौन से हैं, स्टार्ट करें भाई। सर स्पेशल हरियाणा जीके का बैच अभी तक चला नहीं, आज चला देंगे भाई, 2-3 बजे तक चल जाएगा आज। ठीक है, परसों वाली क्लास नहीं मिली सर, बैच के अंदर डाल रखी यार भाई। आज का टारगेट नहीं डाल रखे भाई, कॉमेडी किंग सुबह ही डाल दी थे यार, चेक कर ध्यान से। टारगेट क्यों नहीं आया यार, एक सेकंड को मैं चेक कर लेता हूँ। मैं अभी चेक करवा के तो कोई सी गिरिपाद मैदान, इसके अंदर में शिवालिक की पहाड़ियां मैंने क्या बताई थी, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। हरियाणा के इन 3 जिलों के अंदर शिवालिक की पहाड़ियां देखने को मिलती है। अब शिवालिक की पहाड़ियां दक्षिण का मतलब क्या है, ये वाली दिशा, अरे नीचे की तरफ ही तो है, साउथ दक्षिण है, यानी ये वाली दिशा। यानी कि इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, आपको मेनली क्या देखने को मिलेगा, आपको गिरिपाद मैदान देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है ना जो अंबाला, पंचकुला हो गया, यमुनानगर हो गया, इन क्षेत्रों के अंदर आपको गिरिपाद मैदान देखने को मिलता है। ठीक है जी, ये चीज हमको समझ में आ गई। ठीक है जी, आओ तो गिरिपाद मैदान का पता लगा। गिरिपाद मैदान कहां पर है, शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है भाई, दक्षिण में स्थित है। दक्षिण का मतलब समझ गया ना, नीचे की तरफ है। ठीक है जी, हरियाणा के कौन से एरिया के अंदर देखने को मिलते हैं, हरियाणा के पंचकुला, अंबाड़ा और यमुनानगर के अंदर क्या है, हमको जो आपके गिरिपाद मैदान है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, ये चीज हमको समझ में आ गई भाई। अब जो नई चीज जो आपको दे मतलब कि जो सीखनी है वो ये है, जो गिरिपाद मैदान, जो वन लाइनर जो एग्जाम के अंदर आया हुआ प्रश्न आपको बताता हूं, गिरिपादीय मैदानों को पहाड़ी भाषा में क्या बोलते हैं। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर के अंदर भी बहुत बार हर साल पूछा जाता है। ठीक है, और इन्हीं गिरिपादीय मैदानों को स्थानीय भाषा में, स्थानीय मतलब लोकल, जो ग्रामीण वर्ग, जो लोकल आदमी हरियाणा के, ये इन मैदानाती के बोलना है। ठीक है, जो पहाड़ी लोग हैं, जो उस पास के मान लो शिवालिक की पहाड़ियां के आसपास जो लोग रहे हैं, उत्तराखंड वाले हो गए और हो गए, वो इन मैदानाती के बोलना है। ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, लिखेंगे पहाड़ी लोग इन मैदानों को क्या बोलते हैं, इन मैदानों को क्या बोलते हैं। और स्थानीय लोग, स्थानीय मतलब अपना वर्ग, लोकल लोग, ये पूछा गया प्रीवियस ईयर के अंदर। ठीक है, ये दोनों नहीं पूछी गई आज तक, लेकिन ये चीज पक्की पूछी गई है भाई। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, स्थानीय लोग इन मैदानों को क्या बोलते हैं, इन मैदानों को क्या बोलते हैं। आया किसी का, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, घर घर घर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। पहाड़ी लोग इसको क्या बोलते हैं, पहाड़ी लोग इसको चऊ बोलते हैं, चऊ चू। ठीक है, तो क्या पहाड़ी लोग इन मैदानों को क्या बोलते हैं, चऊ। कैसे भाई, वैसे याद रख लो, पहाड़ा का में क्या है, पहाड़ा का में ठंडा ठंडा पानी होगा, सुबह सुबह ठंडा ठंडा पानी ऐसे जो लग गए तो आवाज कैसे कर रहा है, ठीक है, इस टाइप की आवाज आया करे। और तो अपने लोकल आदमी को हमारा तो घर है हाड़ा भाई, ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपने लोकल के बोला करें, घर बोलिया करें, घर। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहाड़ी लोग इन मैदानों को चऊ बोलेंगे, ठीक है, और जो स्थानीय लोग हैं इन मैदानों को घर के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे पूछा जाता है। ठीक है जी, अब देखो सीधी सी बात है, अब ये मैदान देखो, आपको देखो मैंने क्या बोला, जो तारी शिवालिक के जो पहाड़ है, शिवालिक की जो पर्वतमाला है, इसका जो नीचे वाला जो एरिया यानी जो दक्षिणी इलाका, इस एरिया के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये मैदान बने कैसे, जो जैसे जो शिवालिक के जो पहाड़ है, इन पहाड़ा मतलब छोटे छोटे पत्थर आएंगे टूट टूट की, या छोटे छोटे और कंकर आएंगे, आंधी माटी यानी कि मोटी करड़ी माटी यानी पत्थरा एक डालते सारे सारे पहाड़ मतलब सारे सारे मैदान बने हैं। ठीक है, यानी शिवालिक की पहाड़ियां है ना, इनका लगभग 25 जो 30 किलोमीटर का एरिया है, इस एरिया के अंदर बन रहे हैं सारे के सारे मैदान। ठीक है, और ये सारे के सारे किससे, जो शिवालिक की पहाड़ियां जो मान लो पत्थर आएंगे, टोरडे आएंगे, किमें भी आएगा, ठीक है, उसका मिलकर बने हैं। तो इस वजह से आप खुद बताओ, जो टोरडाली भूमि होगी, जो पत्थर वाली टोरडाली भूमि होगी, उसका मतलब क्यों फसल बोझ को हो, ये मान लो तारे खेत में जमानो डले डले गेड़ी जो सारी जगह, उसका मतलब कल्टीवेटर भी कौन सा है, ट्रैक्टर भी कौन सा है, मानो यह बात है। ठीक है, उसका में कुछ भी नहीं बुएगा, तो यानी कि ये क्या सबसे अधिक अनुपजाऊ भूमि हमको देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या मैक्सिमम आपको टोरडे टोरडे देखने को मिले, पहाड़ा पर टोरडे आगे, नीचे नु घिसड़ 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 की, यानी कि एक तरीके से नु वैसी भूमि है, नु टोरडा नुमा पत्थर नुमा भूमि देखने मिला है। ठीक है, यह क्षेत्र अनुपजाऊ है भाई, अनुपजाऊ है। कारण क्या है, कारण आपका मैंने आप लोगों को बता दिया, अधिक पत्थर व टाइट भूमि, ज्यादा टाइट भूमि है ना, ज्यादा पत्थर की वजह टाइट भूमि के कारण भाई। ठीक है, यहां पर क्या मतलब कि ज्यादा पत्थर है और ज्यादा टाइट भूमि, इसका कारण क्या है, या यो क्षेत्र में अनुपजाऊ है। क्यों, सीधी सी बात है, इतनी टाइट भूमि में ट्रैक्टर गाड़ी में कौन चला भाई, बुआगा के गदी कुछ भी कौन बुआ है, सीधी सी बात है, समझ में आएगी। अब ये जो गिरिपादीय मैदान है, इनकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी, जैसे कल हमने पढ़ा था कि जो हमारी शिवालिक की पहाड़ियां, उनकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो उसी टाइप से जो हमारे गिरिपादीय मैदान है, इनकी समुद्र तल से ऊंचाई हमको कितनी देखने को मिलती है, तो लगभग 300 से 375 मीटर भाई, 300 से 375 मीटर क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई है भाई, समुद्र तल से हमको ऊंचाई देखने को मिलती है।
ठीक है जी, ये चीज हमको समझ में आ गई। गिरिपादीय मैदानों के बारे में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे बार तक में भी नहीं पूछा गिरिपादीय मैदान बारे में विस्तार पूर्वक मैंने आप लोगों को बता दिया। ये दो फैक्ट सबसे ज्यादा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहाड़ी लोग इन मैदानों को क्या बोलते हैं और स्थानीय लोग गिरिपादीय मैदानों को क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर के अंदर मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। आगे चलो चलो जी, अब अगले कौन से आगे, हमने गिरिपादीय मैदान भी पढ़ दिया, हमने शिवालिक क्षेत्र भी पढ़ दिया। अगला कौन सा होगा, अगला होगा जी जलोढ़ मैदान। ठीक है, जलोढ़ के अंदर खुद देखो, जलोढ़ मतलब जो ऐसे मैदान जो जल से भर भर के बड़े हैं। ठीक है, यानी ऐसे मैदान है जो जल है ना, जल यानी जलोढ़ का मतलब खुद जो ऐसे मैदान में जिनकी जो माटी जल भर भर के लिया है, ले माटी ले माटी ले माटी, यानी जलोढ़ मैदान वो होंगे भाई। आ जाओ अगला उस पर करवा दूं, अगला पन्ना पे आओ भाई, शुरू करते हैं। जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मैदान भाई, ये मैदान कौन से होते हैं, आओ आओ राजा। क्या होगा भाई, देखो मैं तो एक चीज बताऊं, रोज रोज ये कमेंट ना करें करो, इतने नंबर है जी मेरा इसमें हो जाएगा, इतने नंबर है जी मेरा इसमें हो जाएगा। यूट्यूब से तो अभी हरियाणा भाई जॉब्स टारगेट के नाम से आपको ऐप, ये मैं कहती हूं फिजिकल फरवरी मैं भी मार दूंगा मत ये बोल देते हैं, यानी क्षेत्र नहीं करवा, ये भी करवाऊंगा, टेंशन वाली इसका मैं लिपट जाएंगे सारे। ऐसे मैदान, ऐसे मैदान जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी की वजह से बने हों, उनको क्या बोलते हैं, उनती बोला मैं अभी जलोढ़ मैदान। ठीक है जी, चीज हमारा समझ में आएगी। और मैंने क्या बोला, अब इन्हीं मैदानों को जो जलोढ़ मैदान होते हैं, इनको क्या है, घग्गर यमुना का मैदान भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो मैदान बनते हैं घग्गर और जो यमुना नदी जो हरियाणा के अंदर से गुजरती है उसके द्वारा जो मिट्टी लाई गई है ना, उसी से तो बने हैं ये। ठीक है, तो इनको क्या है, घग्गर यमुना का मैदान भी बोल देते हैं भाई, इनको घग्गर यमुना का मैदान भी बोलते हैं। किसती बोल रहा हूं घग्गर यमुना का मैदान, जो हमारे जलोढ़ मैदान, इनको घग्गर यमुना का मैदान भी हम लोग बोल देते हैं, क्योंकि घग्गर और यमुना ये हरियाणा की दो प्रमुख नदी है और इन्हीं के द्वारा जो मिट्टी लाई गई है उससे जो मैदान बने, उससे जो इलाका बना है, उसकी आप जलोढ़ मैदान बोल रहा है। ठीक है जी, चीज हमको समझ में आ गई। अब ये जो जलोढ़ मैदान है इसको मैंने दो भागों के अंदर डिवाइड कर दिया भाई। ठीक है, इसको क्या है, दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया, किसको, जो जलोढ़ मैदान है या जो घग्गर यमुना के मैदान है इनको भाई। कौन कौन से, एक का नाम रख दिया बांगर, एक का नाम रख दिया खादर। ठीक है जी, ये पूछे जाते हैं खादर कौन से होते हैं, बांगर कौन से होते हैं। एक का नाम रख दिया हम लोगों ने खादर, एक का नाम रख दिया हम लोगों ने बांगर। ठीक है जी, खादर बांगर ये क्या चीज है जी, ये चीज देख लो। खादर का मतलब क्या हो गया, देखो खाद, खाद क्या है, आप हर साल अपने खेत के अंदर डालो हो, अपना जो खेत है, खेत का माई साल गेहूं कट जाएंगे, आगा गेहूं कटे पाछा भर भर गोबर वाला खाद गेड़ोगे। ठीक है, गेड़ की फिर गोड़ी गेल सपाट करके फिर बाओगे किला ना, एरो रो मार की, ठीक कल्टीवेटर मार की, समझ गए चीज। यानी कि मतलब हर साल क्या है, नया जो प्रोडक्ट डाला जाता है खेत के अंदर, कौन सा होता है, खाद हो है। ठीक है, यानी कि खादर का मतलब क्या हो गया, जो हर साल जो मतलब नई नई जलोढ़ मिट्टी से जो मैदान बन जाते हैं, यानी हर साल जैसे मान लीजिए को नहीं, जैसे अपना जुलाई अगस्त में खूब बारिश हुई थी, मेरा सारी जगह पानी भर गया था, लोगों के सारे किले भरे पड़े थे, नदी टूट गई थी, नदियों का पानी सारे खेतों में भर गया था। एक बार तो उसका नुकसान हो गया, लेकिन अब आप अगर लॉन्ग टर्म में देखा तो उसका बेनिफिट भी है, क्योंकि नदियां का जो पानी है वो अपने के लिए माटी भी लेके आया है। ठीक है, वो माटी उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, और इससे अब खेतों की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाएगी। तो चीजें समझ में आई, यानी जो नवीन का मतलब नई जलोढ़ मिट्टी से बने हो। ठीक है, खादर कौन से होंगे, जो नई जलोढ़ मिट्टी से जो मैदान बने उनको खादर बोलेंगे। नई जलोढ़ मिट्टी से जो मैदान बनते हैं उनको खादर बोलेंगे। बांगर का मतलब बांगर से बन गया बंजर, यानी जो भूमि खराब हो चुकी, जिसकी कोई उपजाऊ शक्ति नहीं है, यानी जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बन रहे हैं उनको बांगर बोलेंगे। याद रह जाएगा, नई के लिए खादर, खाद हर साल खेत में नया गेड़ा है। ठीक है, बांगर का मतलब बंजर भूमि होगी, यानी पुरानी होगी। ठीक है, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी से जो बनते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से जो बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसकी बोला हाँ भी बांगर। हाँ जी, यह चीज भी हमारा समझ में आएगी, दिमाग का मैं घुस गई भाई। ठीक है, अब देखो हर साल जड़ा नया खाद गेड़ना पड़ा, सीधी सी बात है भाई, जड़ा हर साल नया खाद गेड़ो, यानी कि हर साल पानी भरना लग रहा है। सीधी सी बात क्या होगी, नई जलोढ़ मिट्टी का मतलब क्या है, हर साल पानी भरा है। पानी किस हिस्सा का मैं भरा है, जो तारा खेत का निचला हिस्सा है, जैसे खेत है तारे मान लो, जो निचला खेत होगा ना उसका मैं पानी भरेगा। हर साल की बात है भाई, हर साल सारे खेत में पानी उसमें तिरकी जाओगा, इस चीज का सारा नबेरा है। यानी कि जो खादर वाली जो भूमि होती है, जो खादर वाली जो मैदान होते हैं, इनको क्या है, इनको निचला मैदान भी बोला जाता है। पूछा जाता है निचले मैदानों के रूप में किसको जाना था, जो खादर वाले मैदान होते हैं इनको निचले मैदान बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो सीधी बात है, हर साल उड़ा पानी भरना लग रहा है। पानी भरने का मतलब हर साल नई मिट्टी आवे। ठीक है, तो पानी भरेगा, पानी कड़ भरेगा, जो निचला मैदान उससे तो भरेगा। ठीक है, तो इनको क्या है, इनको निचले मैदान भी बोल देते हैं भाई, निचले मैदान भी बोलते हैं। ठीक है जी, ये चीज हमको समझ में आ गई। ठीक है, और जो बांगर बच गए, बांगर कौन सा हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, इनको ऊंचे मैदान भी बोलते हैं। इनको ऊंचे मैदान भी बोलते हैं। ऊंचे मैदान किसको बोलेंगे, बांगर को हम लोग ऊंचे मैदान बोलेंगे। ठीक है जी, ये चीज हमको समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। अब जैसे हमने पढ़ा था कि जो हमारा गिरिपादीय मैदान, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 300 से 375 मीटर। उसी टाइप से जो हमारा ये जलोढ़ वाला जो मैदान है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी देखने को मिलती है, 220 से 280 मीटर के बीच में क्या इसकी समुद्र तल से ऊंचाई हमको देखने को मिलती है। यानी ऊंचाई कितनी है, 220 से 280 मीटर के लगभग। ठीक है, अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आप लोगों को एक तो याद रखना है कि जलोढ़ मैदान को क्या है, घग्गर यमुना का मैदान बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हर साल। ठीक है, एक आपको याद रखना है खादर बांगर। ठीक है, खादर किसको बोलते हैं, बांगर किसको बोलते हैं, निचले मैदान किसको, उचले मैदान किसको, बस ये फैक्ट इसके याद रखने हैं। ठीक है, छोटा सा इसका कुछ भी गणा मुश्किल है, कुछ भी गणा बड़ा को नहीं, नॉर्मल पढ़ोगे तो भी याद हो जाएगा, मानो यह बात है। ठीक है, अब बताओ चीजें इतनी क्लियर हुई या नहीं हुई, आगे चलते हैं फिर।
तो अब हमारे जो जलोढ़ का मैदान वाला टॉपिक है ये भी हो गया हमारे पास पूरा। अब आते हैं हमारे पास कौन से, बाढ़ के मैदान। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, आओ। अब मेरे को एक और चीज बताओ बेटा कमेंट करके, पिछली बार जो हरियाणा जीके मैंने पढ़ाई थी उसका कुछ बेटर करवाने लग रहा हूं या उसी लगी था मना, मतलब बताओ उसका कुछ इंप्रूवमेंट होगी। जैसे कि भाई मना खुद ना महसूस होया, जैसे सीईटी प्री का पेपर होया तो उसका मैं जैसे 26 की इवनिंग और 27 की मॉर्निंग उसमें भाई लगभग सबका कराया उड़ा था। मेरा मैंने कौन कहता मेरा करवाया उड़ा आ गया वो हो गया, सबका करवाया उड़ा था, ठीक है, क्योंकि वो पेपर इजी थे जमा, हर एक बुक में वो पर्सन मिलेगा, उसमें कोई नई चीज नहीं थी। लेकिन जो 26 की मॉर्निंग शिफ्ट थी ना उसमें जो पेपर का लेवल था वो किसी का करवाया उड़ा कौन था, कोई मास्टर हरियाणा किसी का करवाया कौन था ना, किसी बुक में था, ठीक है। तो मैंने सोचूं अब की बार मैं इतना डीप कराऊं ताकि अगर उस लेवल का पेपर ग्रुप डी में या फिर मेंस का में भी आना है तो भी तो कोई दिक्कत ना हो। मैं खुद ने सोचूं मैं उस लेवल की चीजें करवाऊं, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ अब मैं जो चीजें करवाने लग रहा हूं पहले से बेटर होने लग रही है या नहीं होने लग रही? ये बेस्ट है, धन्यवाद सर। एमसीक्यू नहीं करवा रहे अब की बार आप, भाई देखो एमसीक्यू अब मैं करवाऊंगा ना साथ के साथ तो बहुत बड़े बड़े लेक्चर बन जाएंगे। अब जैसे 1 घंटा 15 मिनट 1 घंटा 20 मिनट की क्लास बना है, फिर एमसीक्यू और लगा करवाना तो लगभग 2 घंटे की एक क्लास बनेगी। एमसीक्यू तो हमने करना, एमसीक्यू लगभग वही सेम है भाई, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। जो अपनी पुरानी हरियाणा जीके की जो मैंने सीरीज करवाई थी ना उसका मैं जो मैंने हर एक चैप्टर के लिए एमसीक्यू करवा रखा था मैंने, उसमें कर लो यार पीडीएफ खोल के, उसमें जैसे बैच जिसने ले रखा है पीडीएफ खोल के और उसका मैं रिवाइज मार लो एमसीक्यू हर एक चैप्टर के लिए, ठीक है। धन्यवाद भाई, बढ़िया है सर, बस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी करा दो। हाँ तो यह तो बात मैं कहूँ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं वही तो कहने लग रहा हूँ भाई, आप उधर से कर लो ना, नहीं तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा यार। बाकी मैं देखो मेरा उद्देश्य तो ये है करवाएगी सारी थ्योरी करवाए पाछा फिर मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवा दूं आप लोगों को, ठीक है। जैसे मान लिया आपने सबसे पहले चैप्टर कराया फिर दूसरा चैप्टर कराया, जैसे मान लो हरियाणा भूगोल करने लग रहे हैं, ठीक है, तो भूगोल से रिलेटेड सारे एमसीक्यू करवा दूं, उस टाइप से करवा दूंगा, ठीक है। ओके, ये दिन रात का फर्क है मास्टर, या तो पूरी डीपली है, पिछली बारी तो सिस्टम है अच्छा रहा है सर। मेरा 26 की मॉर्निंग शिफ्ट में था और 78 नंबर, बहुत बढ़िया भाई नवीन स्वामी। देखो आगे चलते हैं, अब आता हमारे पास कौन से, बाढ़ के मैदान। बाढ़ के मैदान का मतलब समझो, बाढ़ के मैदान का मतलब होता है ऐसे मैदान जो कि बाढ़ की वजह से तैयार होते हैं, ठीक है। वो तो मैंने क्या बताए, जैसे अभी जो मैंने बताया आपको जलोढ़ मैदान, ये सिर्फ नदियों के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। नदियों के आसपास कैसे, जैसे अभी मैं जब आपको कल हरियाणा की नदियों के बारे में पढ़ाऊंगा तब आपको पता लगा, जैसे यमुना नदी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है ऐसे 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 ऐसे, ये हरियाणा के पास से बाउंड्री दिल्ली के अंदर से ऐसे ऐसे जाने के काम करती है, ठीक है। यानी कि अब ये जो यमुना नदी है इसके आसपास का जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर यमुना का पानी लगेगा, ठीक है। तो ये जो मैदान बनेंगे इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे जलोढ़ मैदान, ठीक है। अब घग्गर नदी जहां से गुजरेगी, घग्गर नदी जहां पर इसके आसपास का जो एरिया होगा उसको हम लोग जलोढ़ मैदान बोलते जाएंगे। अब बाढ़ के मैदान का मतलब क्या है, जो अभी अभी बाढ़ आई थी रिसेंटली, ठीक है। कभी भी जैसे मान लिया हरियाणा के अंदर बाढ़ आई तो बाढ़ की सिचुएशन के अंदर जो मैदान बनते जो मिट्टी आती है उसको बाढ़ के मैदानों के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। आओ अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जलोढ़ मैदान और बाढ़ के मैदान दोनों में डिफरेंस कर दिया, सेम समझ लो, ठीक है। वो सिर्फ नदी के आसपास देखने को मिलेंगे आपको, बाढ़ वाले मैदान दोनों है। जैसे मान लो यमुना नदी टूट गई, टूटे पास जो बाढ़ आओगे पूरा हरियाणा में बाढ़ आ जा, तो यानी यमुना नदी की मिट्टी पूरा हरियाणा में फैल गई, उस चीज का मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। आओ भाई अब आते हैं हमारे पास बाढ़ के मैदान। बाढ़ के मैदान कौन से हो भाई, ऐसे मैदान जो नदियों द्वारा लाई गई, बाढ़ के द्वारा है निर्मित होते हैं, उनको क्या बोलेंगे, बाढ़ के मैदान बोलते हैं, ठीक है। ऐसे मैदान जो नदियों द्वारा लाई गई बाढ़ से निर्मित होते हैं भाई, निर्मित होते हैं, ऐसे मैदानों को क्या बोलते हैं, ऐसे मैदानों को हम लोग बाढ़ के मैदान बोलते हैं, ठीक है जी। ये चीज हमको समझ में आ गई भाई, ठीक है। और ये मैदान हमको क्या है, सीधी सी बात है, जड़ा नदी का बाढ़ का पानी होगा उड़े अपने देखना मिलेंगे, ठीक है जी। अब इसके अंदर दो टाइप के मैदान आते हैं, कौन कौन से, एक तो घग्गर नदी के द्वारा लाई गई बाढ़ के मैदान, घग्गर नदी की बाढ़ से बने मैदान, मतलब जो घग्गर नदी है उसकी वजह से जो बाढ़ आई उससे जो मैदान बने हैं उनके नाम आप लोगों को बताने हैं, ठीक है। दूसरे आते हैं हमारे पास मारकंडा नदी की बाढ़ से बने मैदान, ये पूछे गए प्रश्न, मारकंडा नदी की बाढ़ से बने मैदान, बाढ़ से बने मैदान, ठीक है। तो दो टाइप के मैदान जो कि एग्जामिनर पूछता ही पूछता है, बहुत बार आया हुआ है कि घग्गर नदी की बाढ़ की वजह से जो मैदान बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, मारकंडा नदी की बाढ़ की वजह से जो मैदान बनते हैं उसको क्या बोलते हैं। पिछले साल भी मैंने आपको जब एमसीक्यू टाइप करवाए थे तब करवाए थे। तो जो आपकी घग्गर नदी की बाढ़ से जो मैदान बनते हैं उसको बोलते हैं नेली, क्या बोलेंगे, नैली बोलेंगे भाई। इसको याद कैसे रखोगे, तो घग्गर का मतलब होगा तो सीधी बात है घाघरा। घाघरा आपने देखा पुराने टाइम का, मैं जितनी भी बुड्ढी लुगाई होया तो दामन पहना करती, दामन, और मैक्सिमम महिलाओं का दामन के दो ही रंग का होया तो काला अर्चे नीला, ठीक है। घग्गर नदी की बाढ़ से जो मैदान बना है वो कौन सा, आपके नैली उनको बोलेंगे। मारकंडा, मारकंडा से मतलब मारना, पुराने टाइम का अपनी मां रोया करती, किसका गेल मारिया करती, अपना बैट का गेला, थप्पी गेल दे दड़ा पच्छा पे दे बैट मारे धड़ देसी, ठीक है। यानी कि मारकंडा नदी से जो बाढ़ के मैदान बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बैट बोलेंगे भाई, उसको क्या बोलेंगे, बैट के नाम से उसको जानेंगे। दोनों क्लियर हुआ नहीं हुए, घग्गर वाले घाघरा नीला रंग का यानी नेली, ठीक है, मारकंडा वाले बैट के नाम से उसको जानेंगे, ठीक है। चीजें समझ में आएगी। इसका एक उदाहरण दो जी, तो घग्गर नदी के जो बाढ़ के मैदान, इसका उदाहरण हमारे पास सिरसा, ठीक है। तो सिरसा जिला है उसके अंदर मैक्सिमम जो मैदान है वो घग्गर नदी की बाढ़ से बना है, ठीक है जी। मारकंडा नदी की हम लोग बात करते हैं, मारकंडा नदी के अंदर में कौन सा, जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र जिला, इसके अंदर जो मैक्सिमम मैदान हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो हमें क्या है, जो हमारी मारकंडा नदी है उसकी बाढ़ से बने हुए हैं देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। अरे सही बात है, बैट और नेली, बैट और नेली, ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है, दोनों को हाईलाइट कर लेना भाई, कदे हल्का में ले लो, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, हर साल पूछे जाते हैं। खादर बांगर नेली बैट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, पक्के पूछे जाएंगे, ठीक है।
ठीक है जी। सर जी रिकॉर्डेड वीडियो कैसे देखें? भाई पलविंदर सिंह बता दो दिया। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको बैच मिलेगा भाई प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड करना, ऐप मिल जाएगा जॉब्स टारगेट के नाम से प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड करना। उधर आप कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको 2 कोर्स मिलेंगे। एक तो आपको मिल जाएगा सीईटी मेंस का, ठीक है जी, और दूसरा मिल जाएगा सीईटी ग्रुप डी का। दोनों के अंदर से जोड़ सा मन करे वो वाला ले लेना भाई, ठीक है। दोनों के अंदर ये मिलेगी आपको हरियाणा जीके की वीडियो। एक एएलएम का भी असिस्टेंट लाइनमैन का, उसके अंदर भी हरियाणा जीके की वीडियो मिलती है। ओके ठीक है जी। हाँ शाहबाद, कुरुक्षेत्र के अंदर शाहबाद का एरिया लगभग सारा देखने को मिला है। ठीक है जी। क्या हुआ गुरुजी, क्या हो गया? ये बताओ कि क्वेश्चन कैसे टाइप, किस टाइप से आएंगे? सपना वर्मा बता तो दिया आपने। अगर बैच ले रखा है ना तो बैच के अंदर अब जैसे एक हरियाणा जीके जो मैंने पिछले साल करवाई थी वो वाली भी पड़ी है एज इट इज। उसके अंदर मैंने लगभग सारे एमसीक्यू टाइप में हरियाणा जीके करवाई थी, एमसीक्यू विद थ्योरी, बस एमसीक्यू करवा दिया, उसके साथ उसकी थोड़ी बहुत थ्योरी एक्सप्लेन कर दी, उस टाइप से मैंने करवाई थी। ठीक है, तो बैच के अंदर ही आपको मिल जाएगी तो हरियाणा जीके न्यू के अंदर तो ये वाली क्लास मिलेंगी सारी। एक पुरानी हरियाणा जीके है जो पहला नंबर ऊपर छपी पाओगी वाह, ठीक है, उसका मैं सारे एमसीक्यू मिलेंगे, दामन आराम से देख लो, उसकी पीडीएफ खोल लो, एमसीक्यू रिवाइज मारो। ओके सर जी लाइव टेस्ट का सिलेबस जो भी इस वीक के अंदर पढ़ा है वो सारा लाइव टेस्ट का होगा। हरियाणा जीके में 6 दिन आपने सोमवार से लेके आज तक जितने भी लेक्चर चले हैं वो सारे लाइव टेस्ट में देखना। मैथ का जो सिलेबस होया है बैच का मैं वो सारा लाइव टेस्ट में देखना मिला, रीजनिंग का, ठीक है, इंग्लिश का, कंप्यूटर का, बाकी टेलीग्राम पे दूंगा, डोंट वरी। ज्योग्राफी की क्लास क्या हुआ? चलिए ज्योग्राफी क्लास रोज लगे रहे क्या? मैंने हाँ भाई मुकेश भैया डेली क्लास लगती है दिन में 11 बजे, सिर्फ ज्योग्राफी की नहीं, ज्योग्राफी तो ये समझ लो मतलब चलती है हरियाणा जीके की डेली। ठीक है, करूँ आगे? सर सिलेबस कितने दिन में हो पाएगा? सिलेबस भाई आप ये समझो कब तक हो जाएगा, लगभग करवा दूंगा 10 फरवरी तक पूरा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज को छोड़ के, डिस्ट्रिक्ट वाइज अभी नहीं हो पाएंगे, अगर मतलब आगे समय बचता अगर एग्जाम के में तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी करवा देंगे। बाकी अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं करते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने पहले भी करवा रखे हैं, बढ़िया थ्योरी इतना एक्सप्लेन करके करवा रखे हैं, सीधे एमसीक्यू टाइप करवा रखे हैं, बढ़िया करवा रखे हैं, तो उसको अगर आप छोड़ दिया तो 10 फरवरी तक आराम से हो जाएगा मेरे। देखो भाई अनकाई दलदल है, इसके बारे में आपको के फैक्ट याद रखने हैं, विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे, अच्छे डाल पढ़ाएंगे अनकाई दलदल। तो अनकाई दलदल जो मेनली फेमस हो, किस लिए आपके पास प्रश्न आएगा एग्जाम के अंदर कि हरियाणा का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? ये कम ऊंचाई का मतलब है समुद्र तल से जो ऊंचाई आपने देखने ना मिला है ना, उसका हिसाब से सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है, तो वो अनकाई दलदल है। मैक्सिमम बच्चे दोनों सोचा कर दे यार दलदल होगी तो सब तली में गई है, नु को नहीं, समुद्र तल से ऊंचाई। जैसे अभी आपने पढ़ा कि जैसे ये मैदान थे हमारे जलोढ़ मैदान भाई, इनकी 220 से 280 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, आपने ये पढ़े गिरिपाद मैदान 300 से 375 मीटर की ऊंचाई है। तो ये जो आपके जो ये है ना अनकाई दलदल, इसकी 200 मीटर तक भी कम की ऊंचाई देखने ना मिला भाई। तो हरियाणा के अंदर ऊंचाई के हिसाब से जो सबसे कम ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है वो में कौन सा? अनकाई दलदल देखने का मिलता है भाई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? हरियाणा का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र। और इसको याद कैसे रखोगे? तो सीधी बात दलदल के है, दलदल तो तली में लेके जाओगे, दलदल का पैर रखोगे नीचे चले जाओगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है ऊंचाई तो उसकी है कोई तली में और लेके जाओगा। तो हरियाणा का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? अनकाई दलदल देखने को मिलेगा। और ये कहां पर? हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर हमको देखने को मिलता है, हरियाणा के सिरसा जिले में। इसको याद कैसे रखोगे? बस सिर समेत दलदल का में क्या है, सिर समेत डूब जाओगे भाई, दलदल तो ऐसा होता है सिर समेत नीचे ले जाएगा। ठीक है जी, ऊंचाई कितनी है इसकी? इसकी ऊंचाई आपकी कितनी देखने को मिलेगी? 200 मीटर से भी कम इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई कितनी है? 200 मीटर से भी कम इसकी ऊंचाई। सिरसा वाली ट्रिक याद रहेगी ना, बस सिर भी क्या तारा डूब जाएगा दलदल का में नहीं बचता कुछ भी। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ? जो घग्गर आंकड़ा नदी थी उससे इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, दलदल बन गई माटी सारी की सारी। ठीक है, घग्गर आंकड़ा नदी के जल से निर्माण। ये नदियां भी करवाऊंगा कल तो संडे, परसों से नदियां शुरू करें। घग्गर आंकड़ा नदी के जल से क्या है इसका निर्माण हमको देखने को मिलता है। ठीक है जी, ये चीज हमको समझ में आ गई। ठीक है, अनकाई दलदल के बारे में सिर्फ आपको इतना ही फैक्ट याद रखना, और बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर बहुत बार आया है। हरियाणा का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? तो अनकाई दलदल है। ठीक है, सिरसा जिले के अंदर सिर समेत दलदल का में डूब जाओ, घग्गर आंकड़ा नदी के जल से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, ये चीज हमको समझ में आएगी। क्लियर हुआ टॉपिक? ठीक है, तो अनकाई दलदल भी हो गया हमारे पास क्लियर भाई। अब आते हैं हमारे पास बालू के टिब्बा युक्त मैदान। आओ अब इसके ऊपर आते हैं। क्या हुआ? नमस्ते सर, नमस्ते भाई। तो ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? तो अनकाई दलदल है। ठीक है, सिरसा जिले के अंदर सिर समेत दलदल का में डूब जाओ, घग्गर आंकड़ा नदी के जल से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, ये चीज हमको समझ में आएगी। क्लियर हुआ टॉपिक? ठीक है, तो अनकाई दलदल भी हो गया हमारे पास क्लियर भाई। अब आते हैं हमारे पास बालू के टिब्बा युक्त मैदान। आओ अब इसके ऊपर आते हैं। क्या हुआ? टॉपिक। ठीक है, तो अनकाई दलदल भी हो गया हमारे पास क्लियर भाई। अब आते हैं हमारे पास बालू के टिब्बा युक्त मैदान। आओ अब इसके ऊपर आते हैं। क्या हुआ? नमस्ते सर, नमस्ते भाई। ममता तुम भी मॉक टेस्ट लगा के देख लेना। मनीषा सीईटी मेंस की तैयारी करते हो क्या आप? चौधरी जी मैं बताऊं क्या की तैयारी करूं? भाई उस पर डाल दूंगा टेलीग्राम पे और सब्जेक्ट का। हरियाणा जीके और हरियाणा जीके बैच कितने भाई? देखो हरियाणा जीके का अलग है सचिन, इंडिया जीके का अलग है। ठीक है, उसके अंदर ऐप डाउनलोड करके देख ले यार, मेरा याद रहेंगे सब दिन। आगे चलो सर, आगे चला हमें, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो भाई अब आते हैं बालू के टिब्बा युक्त मैदान। ऐसे मैदान जिनके अंदर हमको बालू रेत देखने ना मिला। बालू रेत कड़ा देखने ना मिला हरियाणा का मैदान, खुद सोच के देखो एक बार। ठीक है, बालू के टिब्बा युक्त मैदान, टिब्बा युक्त मैदान। एक बार मेरे खुद बताओ, बालू तो हमारा कड़ा कड़ा देखने ना मिला हरियाणा का। मैं बालू के टिब्बा युक्त मैदान देखो, मैप का मैं भी बात करा तो देखो बालू का एरिया धरती कौन सा देखने ना मिला? राजस्थान के अंदर नरा बालू रेत है। हाँ जी बिल्कुल है। तो जो भी राजस्थान से सटा हुआ एरिया है वो सारा का धरती के है बालू रेत देखने ना मिलेगा। सिरसा तो शुरू हो जाओ, सिरसा का में बालू रेत है, फतेहाबाद में बालू रेत है, देखो राजस्थान से जड़े बालू लगा। हिसार में बालू रेत है, भिवानी का में बालू रेत है, दादरी का में भी बालू रेत देखने ना मिलेगा, महेंद्रगढ़ में बालू रेत है, रेवाड़ी का में भी बालू रेत है। ठीक है, तो ये जो सारा एरिया है इसका किताब में बालू रेत देखने ना मिलेगा। गुड़गांव का भी थोड़ा हिस्सा बालू रेत के अंदर ही आता है। ठीक है, तो यानी जो राजस्थान से सटा हुआ सारा एरिया है
ये सारा किसके अंदर आता है? बालू रेत के अंदर आता है। यानी इन सारे एरिया हैं जो मैंने धरती बताई जो राजस्थान के साथ बाउंड्री बनाते हैं, नू को छोड़ के इन सभी के अंदर क्या आपको मैक्सिमम एरिया है बालू तरंगित मैदान देखने को मिलते हैं, बालू के टिब्बायुक्त मैदान। ठीक है जी, चीजें समझ में आगे दिमाग के अंदर घुस गई। आओ, तो बालू के टिब्बायुक्त मैदान ये कहां पर देखने को मिलते हैं? राजस्थान से सटे हरियाणा के जिलों में। हरियाणा के जिलों में कौन से मैदान देखने को मिलते हैं? हमें बालू के टिब्बायुक्त मैदान देखने को मिलते हैं। कौन कौन से जिलों के अंदर देखने को मिलते हैं? अभी हमने बात करी किस किस के अंदर? सिरसा के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। फतेहाबाद के अंदर देखने को मिलेंगे, बिल्कुल जी। फतेहाबाद के बाद कौन सा आएगा? हिसार के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। भिवानी के अंदर सबसे अधिक देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। महेंद्रगढ़ के अंदर देखने को मिलेंगे, ओके जी। दादरी के अंदर, चरखी दादरी के अंदर देखने को मिलेंगे, इसको डायरेक्ट दादरी लिख देते हैं, ओके जी। गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलेंगे, बिल्कुल जी। रेवाड़ी के अंदर देखने को मिलेंगे, बिल्कुल जी। तो इन इलाकों के अंदर क्या है? हमको आपके बालू टिब्बायुक्त मैदान देखने को मिलते हैं जो कि राजस्थान से सटे हुए हैं, ठीक है। तो इन मैदानों के अंदर मेनली फसल होती कौन सी है भाई? अब टिब्बे के अंदर क्या होता है? मोटा अनाज होता है। वहां पर गेहूं का उत्पादन भी कम हुआ है, धान तो जमाए को नहीं, क्योंकि धान की खेती के लिए, चावल की खेती के लिए ऐसी मिट्टी चाहिए जो पानी ना पीवे ना, मतलब पानी ना नो सेटलमेंट करी रखा, जिदे धान होया करे, जिदे चावल होया करे, ठीक है। यानी कि बालू के जो टिब्बायुक्त मैदान, बालू मतलब यार बाढ़ ले दो तो भी सारा पानी ना पी जाएगा, गटर गटर गटर, ठीक है। तो इस मैदानों के अंदर मेरी अगर मोटा अनाज, मोटा अनाज जैसे आपका मान लिया बाजरा हो गया, ठीक है, गवार हो गया, और आपका क्या नाम होया करे इसका, चने हो गए, ये सारे मोटे अनाज गमा हुआ है, सिरसम की खेती कर दी। और आप लोगों को एक चीज बताता हूं, आज के जो डॉक्टर का आजकल जो खबर है वो चीज बताऊं मैं धरती कि गेहूं का सेवन है जितना कम कर सको उतना कम करो, ठीक है। ज्यादातर सेवन करो मोटे अनाज का, क्योंकि अपने जो पूर्वज होया करते, अपने जो दादे परदादे होया करते, वो सेवन करा करते मोटा अनाज का, इसलिए वो स्वस्थ रहा करते। क्यों? क्योंकि गेहूं के अंदर होता है ग्लूटोन, और ग्लूटोन मेनली जो अपना शरीर है, शरीर के अंदर जो शुगर है, शुगर को बढ़ाने का काम करता है ग्लूटोन, ठीक है। इस जैसे जड्डे के दिन है, जड्डे में खाओ डेली बाजरा, डेली बाजरा की रोटी खाओ जड्डे में, ठीक है। अगर तुम मतलब कि कहीं यार बाजरा तो सस्ता भी मिला, कोई दिक्कत की बात को नहीं, डेली बाजरा रोटी खाओ, एक टाइम तो खाओ, मान लिया दोनों टाइम को नहीं भी खाई जाओ, एक टाइम तो खाओ, सुबह का टाइम खाओ, रात का टाइम कभी ना खाइए बाजरा, क्योंकि मोटा अनाज जो है दिमाग की बुद्धि की मोटी बनाया जाएगा, रात का टाइम मोटापा बढ़ा हुआ, सुबह सुबह बाजरा रोटी खाओ रोज, ठीक है। हेल्दी रहना है तो जड्डा जड्डा पूरा जड्डा बाजरा खाओ, और गर्मियां में भी रोटी खाओ तो जैसे गेहूं है, गेहूं के अंदर चना मिक्स कर लो, गेहूं प्लस चने का मिक्स आटा बनवा लो, ठीक है। थोड़ा मतलब चना चना दी पिसवाओगे तो बेसन सा बन जाएगा, उन दोनों ना मिक्स कर लो, उसका सेहत ठीक रहोगी। चेत हमारे दादा में पूछ लियो, आपके पिताजी और उनसे पूछ लेना, उनके समय के अंदर है इसी टाइप से खाते थे रोटियां वगैरह, बाजरा वगैरह का खूब सेवन होया करता, ठीक है। रागी और ये गवार गुड़ इनती मिलाएगी, इसका शरीर स्वस्थ रहो भाई। ये शुगर सागर की बीमारी एक सब दिन गेहूं छुड़ी जाना इसकी वजह हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना जीवन के अंदर, अगर बढ़िया जीवन जीना है तो। अब आगे चले, तो मेनली फसल कौन सी हुआ है? इधर मेनली मोटे अनाज का उत्पादन होता है, मोटे अनाज का उत्पादन होता है भाई। मोटे अनाज के अंदर कौन कौन से फैक्ट आ गया हमारे? मोटे अनाज के अंदर आ गया जी हमारे पास कौन सा? एक तो बाजरा आ गया जी, ठीक है जी, चना आ गया जी, रागी आ गया जी, ठीक है, गवार आ गया जी, सरसों आएगी जी। ये सारे किसके अंदर आते हैं? हमारे मोटे अनाज के अंदर आते हैं। इनका उत्पादन क्या हमको टिब्बे युक्त मैदानों के अंदर देखने को मिलता है भाई, ठीक है जी। अब टिब्बा हो गया, टिब्बा कैसे बनता है? टिब्बा बनता है बालू का पहाड़ सा बन जावा है, बालू का पहाड़। इस बालू के पहाड़ को पहाड़ नहीं बोलेंगे, इस बालू के पहाड़ को बोलते हैं टिला। इसको क्या बोलते हैं? इसको टिला बोलते हैं। और ये जो नीचे तो एक ऐसे खड्डा सा बन जाएगा, मान लिया जैसे बहुत ज्यादा रेत है, पहाड़ी को पचड़ गया, ऐसे नीचे खड्डा बन गया, इसको बोलेंगे बावड़ी। इसको क्या बोलेंगे? बावड़ी। एक आधी जगह बिल्कुल पानी का मतलब बिल्कुल मिट्टी गायब हो जाए, तली लग जाए तो उधर पानी इकट्ठा हो तो उसको भी बावड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो टिला और बावड़ी समझ में आया क्या कुछ होता है, ठीक है। तो मिट्टी के टिले हो गए और बावड़ियां होगी, वो इन्हीं क्षेत्रों के अंदर आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, एक सेकंड रुकना, क्या लिखेंगे? मिट्टी के टिले और बावड़ियां, मिट्टी के टिले और बावड़ियां आपको किस क्षेत्र के अंदर देखने को मिलते हैं? इन्हीं क्षेत्रों के अंदर क्या है? मिट्टी के टिले और बावड़ियां देखने को मिलते हैं, बावड़ियां देखने को मिलती हैं, ठीक है जी। ये चीज हमको समझ में आ गई, दिमाग के अंदर भी हमारे घुस गई, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है जो बहुत बार एग्जाम के अंदर आपको देखने को भी मिलता है, ये जब मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज परीक्षा करवाया था तब भी करवाया था। तालाबों और बावड़ियों का शहर किसको बोला जाता है? तालाबों और बावड़ियों का। महेंद्रगढ़ मैंने आप लोगों को लिखवाया नाम, महेंद्रगढ़ के अंदर एक शहर है जिसका नाम है नारनौल। इसी नारनौल को क्या तालाबों और बावड़ियों का शहर बोला जाता है, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, तालाबों एंड बावड़ियों का शहर किसको बोला जाता है भाई? बावड़ियों का शहर किसको बोला जाता है? तो नारनौल को क्या भाई? नारनौल को तालाबों और बावड़ियों का शहर बोला जाता है, ठीक है जी। अब एक और प्रश्न पूछा जाता है इसी से रिलेटेड, बावड़ियों से रिलेटेड ही, 360 बावड़ियों का नगर किसको बोलते हैं? 360 बावड़ियों का नगर ये किसको बोलते हैं भाई? ये थोड़ा डीप प्रश्न आ गया। तो ये किसको बोलेंगे भाई? जो तुम्हारा पंचकुला है, ठीक है, जो तुम्हारा पंचकुला है, पंचकुला के अंदर जो पिंजौर गार्डन आप लोगों को देखने को मिला है, ठीक है। तो ये जो पिंजौर है, पिंजौर को क्या 360 बावड़ियों का शहर बोला जाता है? पिंजौर कहां पर है जी? पंचकुला के अंदर। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। कैसे पंचकुला के अंदर क्या 360 डिग्री पे घूम लो चाहे भाई, चारों दिशाओं में क्या है? शिवालिक की पहाड़ियां ही पहाड़ियां, बावड़ियां ही बावड़ियां हमको देखने को मिलती है। इस तरीके से याद रखो, ठीक है। ओके जी। सर ऐप लैपटॉप में कैसे डाउनलोड करें भाई? एनी लैपटॉप के अंदर ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपनी वेबसाइट मिल जाएगी। आप जैसे क्रोम के ऊपर सर्च करोगे ना जॉब्स टारगेट, तो उधर आपको अपनी वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। वो वेबसाइट के ऊपर जाके आप अपना फोन नंबर डाल के लॉगिन कर सकते हो और वहां से बैच वगैरह परचेज कर सकते हो, वहीं पर क्लास भी देख सकते हो। जैसे भाई कई बच्चे को फोन का मैं क्लास देखना था भाई, एक दुख है या कुछ और हो, जो लैपटॉप अफोर्ड कर सके, जिसके पास लैपटॉप है या टैबलेट है, तो लैपटॉप के अंदर डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर जाके लॉगिन करके देख सकते हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है भाई। अब देखो
देखो सीधी सी बात है, अब जो बालू रेत है, बालू रेत क्या है, मान लिया थोड़ी सी मैंने हवा चला दी, बालू रेत बहुत हल्का होता है, अगर आपने देखा तो हाथ का, लेकिन वो बालू रेत तो जब हाथ का आंगली का बीच में लिकड़ जाए, एक अपना माटी देखो ना, माटी माटी लिकड़ेगा नहीं, फूक मारे तभी लिकड़ा, बालू रेत फूक मारे तो भी बालू रेत उड़ जाए। अब कोई इतनी हल्की चीज होगी तो सीधी बात, अगर हवा होगी तो हवा के उड़ उड़ के बालू रेत जानता रहा है, ठीक है। अब हवा के साथ अगर बालू रेत उड़ता जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिट्टी का कटाव। इसको क्या बोलेंगे, मिट्टी का कटाव। और मिट्टी के कटाव को शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन, ठीक है। तो सबसे अधिक जो मृदा अपरदन देखने को मिलता है, मृदा अपरदन का मतलब माटी का कटाव अपना देखने को मिला है, इसी क्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। हरियाणा में सर्वाधिक मृदा अपरदन, मृदा अपरदन का मतलब माटी का कटाव, जो आगे माटी उड़ जाए है, अपरदन, ठीक है। अपरदन इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है, इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो ये हो गया भाई हमारे बालू के मैदान भी पूरे भाई, ठीक है जी, ये चीज भी हमको समझ में आ गई। अब आते हैं हम लोग तरंगित या लहरदार मैदान। जो बालू के मैदान होते हैं इन्हीं को तरंगित या लहरदार भी बोला जाता है। इसी चीज को मेनली घुमा के पेश किया गया है अलग से, ये इसके अंदर लिपट जाए, बांगर या लहरदार क्षेत्र है वो इसके अंदर है। बांगर खादर करवा दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। खादर का मतलब नई मिट्टी, बांगर का मतलब पुरानी मिट्टी, ये भी लिपट गई, और लहरदार क्षेत्र भी लिपटा दूंगा, ठीक है। तो लहरदार के अंदर कौन से आते हैं, लहरदार के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूं। लहरदार के अंदर वो क्षेत्र आता है, अब जैसे वही है सेम जो राजस्थान का इलाका है, इसी को दो भागों के अंदर बांट के लिख दिया, इसमें कुछ भी नहीं है भाई। एक बार जो बालू के टिब्बा युक्त मैदान, एक बना दिया लहरदार क्षेत्र। लहरदार का मतलब जिसका सिर्फ टिब्बे टिब्बे पाओगे, ठीक है। बालू की तामन दिखा रेगिस्तान सा बना पाओगा, वो कड़ा देखने मिला मेनली भिवानी हो गया, हिसार हो गया, ठीक है, महेंद्रगढ़ हो गया, इस क्षेत्र का रेवाड़ी हो गया, इस क्षेत्र का मैं देखना मिला था, ठीक है। इसका मैं कुछ मतलब अलग को नहीं इधर लिखवा दूं, आड़े लिखवा दूं। जो मेन जो नया होगा वो अरावली वाला, इसका मैं कुछ अलग नहीं भाई, सेम वही है, लेकिन इसने मेरे डॉक्टर का दिमाग में किया जसवीर सिंह का, इन्होंने नया करके लिख दिया, बाकी इसमें कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तरंगित या लहरदार मैदान वो सेम है, यो नुक्का बालू के टिब्बे का मैं तो लहर बना कर यार आगे वजह था, ठीक है। ये कड़ा देखना मिला है, भिवानी का मैं देखना मिल जाएगा, ठीक है। महेंद्रगढ़ का मैं देखना मिल जाएगा, महेंद्रगढ़ में मिल गया, ठीक है। रेवाड़ी का कुछ हिस्सा हो गया, हिसार का नहीं हो गया, इस इलाका में तो हिसार का जो भिवानी साइड जो इलाका टच हो उस इलाका का मैं उड़े ये इलाका देखने मिला धरती बस। और इसके बारे में कुछ मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, इतना याद रखना है। इसके बारे में कुछ पूछा रास्ते का, ये एक चीज है भैया, एक चीज है, बस नया करके लिख दिया और कुछ नहीं इसका में, ठीक है जी। अब आते हैं अगला जो हमारे पास जो लास्ट क्षेत्र हमारे मैदानी इलाकों का वो है, सॉरी हमारा जो मतलब कि हरियाणा को जो डिवाइड करने वाला वो है अरावली क्षेत्र भाई, ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। अरावली आपको पता आज के दिन में जो सबसे हॉट टॉपिक है, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर अरावली है। अरावली क्या पूरी एक पर्वतमाला है, और आज की नहीं या बहुत मतलब गणेश साल हजार वर्ष पुरानी है भैया, ठीक है। आपने मैंने जैसे मतलब कल परसों में क्या करवाऊं था शायद दिल्ली पुलिस की क्लास में करवाऊं था, हल्दी घाटी युद्ध, हल्दी घाटी भी एक दर्रा है अरावली की पहाड़ियां बीच में, ठीक है। अकबर का बीच में और महाराणा प्रताप का बीच में लड़ाया गया था 1576 के अंदर, यह चीज आप मतलब सानवाड़ी दिल्ली पुलिस की क्लास थी शायद परसों मेरे पहले दिन में करवाऊं था, उस दिन की बात है। तो ये अरावली क्षेत्र है, ये आपको कहां पर देखने को मिलता है, जो हरियाणा का जो दक्षिणी एरिया है यानी साउथ एरिया है, दक्षिण पश्चिम एरिया है, ठीक है, इसके अंदर हमको देखने को मिलता है। और दक्षिण पूर्व का थोड़ा सा हिस्सा नू वाला हिस्सा, इसके अंदर भी हमको देखने को मिलता है। तीन हिस्सों के अंदर क्या हमें पूरा अरावली पर्वतमाला ये देखने को मिलती है, ठीक है। हिसार में नहीं होता, इसका थोड़ा सा भिवानी से स्टार्ट होती है ऐसे, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, नू, ठीक है। यहां पर हमको क्या है, ये पूरी अरावली पर्वतमाला देखने को मिलती है, ठीक है। ये चीज हमको समझ आई। और जो गुरुग्राम है इसको अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है, मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। हरियाणा का प्रवेश द्वार बहादुरगढ़ है, अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार गुरुग्राम में सबसे पहले गुरुग्राम के अंदर से वो प्रवेश करती है, इस तरीके से मतलब ट्रिक से आपको याद रखनी है, ठीक है। ये चीज हमको समझ में आ गई, ठीक है। अब ये अरावली पर्वतमाला किस लिए खास है, जैसे मैंने बताया उत्तर हरियाणा के अंदर हमारे पास शिवालिक है, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के अंदर, उसी टाइप से दक्षिण हरियाणा के अंदर अरावली है। अरावली भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, नू, इन इलाकों के अंदर फैली हुई है। अरावली मेनली देखो भाई बहुत सुंदर पर्वतमाला थी, अभी भी है, लेकिन जो इंसान है ना, इंसान वो सबसे बड़ा पागल है, उसका मतलब ये सुंदर सुंदर पहाड़ों से सुहांदे को नहीं। ये जो अरावली पर्वतमाला है इसके अंदर इतने बढ़िया बढ़िया खनिज है, मैं बताऊं नो, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, ऐसे बढ़िया बढ़िया खनिज हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। एक आदमी मतलब सोना भी लिखड़ा है, ठीक है, सोना वाली तो सरकार ने खुदाई पे बैन लगवा रखा है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम एरिया खुदाई खतर खोल रखा है। जैसे आप तोसाम कहानी जाओगे ना, ठीक है, भिवानी में तोसाम कहानी जाओगे तो तोसाम कहानी देखियो, तोसाम की पहाड़ी और भाई इतने सुथरे पहाड़ होया करते, भगवान कसम तोड़ तोड़ की जमानो तली काट रखी पहाड़ की, जमानो निचली तली छोड़ दे को नहीं, जमानो तली लग लेगे। खनन माफिया बोला इनती, खनन माफिया, अवैध खनन। अवैध खनन का मतलब समझे, यानी जैसे मान लिया अगर आपको पहाड़ खोदने हैं, वहां से आपको पहाड़ मतलब पहाड़ खोदी के लिखना है, जो क्रेशर बजरी नहीं लिखना है ना, ये वाले बहुत ही अरावली वाले सबसे बेस्ट क्वालिटी के क्रेशर बजरी माने जाते हैं, इतने बढ़िया किस्म के पहाड़ हैं, ठीक है। तो उनको मतलब कि जैसे सरकार से टेंडर मिलता है, सरकार देगी लिमिटेड बन जाती टेंडर। जैसे मान लिया मैं मंत्री हूं, मेरा जानकर दे दी, मान लिया भाई मेरा जानकर है, मेरा साला है, मेरा भतीजा है, मेरा भाई है, ले भाई तेती देती मेरा टेंडर, ठीक है, खुदाई कर अपना। सरकार ती भाई बना रुपये भर दिए कि ले भाई मैं सरकार दी दूं 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ इतने रुपये दे दिए भाई, भाई मान लिया 6 महीने लगा मैं इसमें खुदाई करूंगा, इस एरिया तो जितनी भी जो भी घाटा हो प्रॉफिट हो सारा मैं करूंगा। सरकार ने एरिया तो दिया, मेरे ऊपर ऊपर पहाड़ है जैसे धरती लग खोदने का, मैं क्या करूंगा, ऊपर का तो मैंने खोद लिया, इतना पहाड़ी धरती का नीचा भी है, मैं नीचा भी खुदाई शुरू कर दूंगा अलग, जमा धरती की तली लग ले जाऊंगा, उस तक पूरी धरती का संतुलन आ जाएगा ऊपर लग का, यो घाटा होने लगे रहे, ठीक है। अवैध हो गया यो निचले वाला जो खनन है ये क्या है, अवैध है। इन कुछ नो भी जैसे मान लिया मेरा गांव मान लिया तो शाम का पास है, ठीक है, मानने के लिए करने लग रहा हूं, है कौन वैसे बताऊं, मान लिया मैं तो शाम का पास रहूं हूं, ठीक है, मेरा दिमाग में आइडिया के बाद सारे जने खुदाई करना तो मैं भी करवा लूं यार खुदाई, उसमें क्या दिक्कत है, मैं भी मेरी जेसीबी ले आऊं, ट्रक ले आऊं, ठीक है, आड़े खोलो खोदने लगे रुकती बताना कि जरूरी है, मेरे टेंडर मिल रहा है कौन मिल रहा है, मैं भी मेरी जेसीबी लगा दूंगा बड़े ट्रक में बेचना, ये जमाया अवैध खनन है, मतलब मेरे को टेंडर भी कौन मिल रहा है और तो भी मैं लग रहा हूं बेचना, ठीक है। तो ये इस तरीके से सारा सिस्टम तैस नैस लगे नहीं करन, इतने सुथरे सुथरे पहाड़ है, भगवान कसम सारे किसी लगे नहीं करन, ठीक है। आओ अब अरावली क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, अरावली के बारे में आपको क्या याद रखना है।
बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो अरावली के बारे में। अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनके बारे में, जैसे आपने शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर नहीं देखा था सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कैसे कौन सी है, ठीक है, उसी टाइप से आपको अरावली के अंदर भी सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी, पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अरावली क्षेत्र कहां पर देखने को मिलता है, हरियाणा के दक्षिण हिस्से के अंदर, ठीक है जी, थोड़ा सा हिस्सा हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में देखने मिला है, दक्षिण पश्चिम में देखने मिला है, और थोड़ा सा हिस्सा हमें हरियाणा के दक्षिण पूर्व के अंदर देखने को मिलता है। तो इन तीन हिस्सों के अंदर क्या अरावली हमारी स्थित है, दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व, तो समझ गए ना भाई, ये दक्षिण पश्चिम हिस्सा हो गया, ये दक्षिण हिस्सा हो गया, और ये थोड़ा हिस्सा इस तरफ हो गया दक्षिण पूर्व, यानी इन तीन हिस्सों के अंदर क्या हमको अरावली देखने को मिलती है, ठीक है जी, ये चीज हमको समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई अरावली रे। ओके जी, सेकंड जो चीज है वो हमारी क्या है, सबसे अधिक खनिज संसाधन हमें इसी क्षेत्र के अंदर मिलते हैं। हरियाणा में जो सबसे अधिक खनिज है, वैसे महेंद्रगढ़ जिले के अंदर भी अरावली पहाड़ियों से मैं मेनली सबसे अधिक खनिज संसाधन हमें कहां पर देखने को मिलते हैं, अरावली क्षेत्र के अंदर हमें सबसे अधिक खनिज संसाधन देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। सबसे अधिक इसका विस्तार कहां पर है, सबसे अधिक ये जो फैली हुई है अरावली, सबसे अधिक इसका विस्तार कहां पर है, गुरुग्राम के अंदर में, ठीक है, गुड़गांव के अंदर ये सबसे अधिक फैली हुई है भाई, गुरुग्राम के अंदर क्या है अरावली का सबसे अधिक हमें विस्तार देखने को मिलता है। तभी तो मैंने बोला अरावली का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं, गुरुग्राम को, यहीं पर लिखेंगे, गुरुग्राम को क्या है, अरावली का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं, अरावली का प्रवेश द्वार भी, क्योंकि सबसे अधिक जो अरावली हो कहां पर, गुरुग्राम के अंदर ही फैली हुई है, ठीक है। और हरियाणा का प्रवेश द्वार पूछ रहे तो बहादुरगढ़ जो कि झज्जर के अंदर स्थित है, दोनों के अंदर डिफरेंस है, गलती मत करना, ठीक है जी। अब जैसे मैंने बात करी थी शिवालिक की पहाड़ियां 1.67% एरिया के ऊपर फैली हुई है हरियाणा के, उसी टाइप से अरावली की पहाड़ियां 3.09%, ऐसे समझ लो, तीन का मतलब तीनों दिशाओं के अंदर, हरियाणा की दक्षिण के अंदर भी, दक्षिण पश्चिम के अंदर भी, दक्षिण पूर्व के अंदर, यानी तीन एरिया के अंदर फैली हुई है, ठीक है। तो सीधी सी बात हो जाएगी 3.09%, ठीक है, हरियाणा के 3.09% एरिया में फैली हुई है, ठीक है। अरावली के हरियाणा के 3.09% एरिया के अंदर फैली हुई है, इसी तरीके से शिवालिक का रखना 1.67 में, ठीक है। और ये जो अरावली की पहाड़ियां हैं हरियाणा में, इनको मेवाती पहाड़ियां भी बोल देते हैं, कई बार एग्जामिनर मतलब ऐसे पूछ भी ले मेवाती पहाड़ियां कहां पर है, तो हरियाणा के अंदर ही है, और कौन सी भी समझ जाओगे तुम, ठीक है। इनको एचआर में क्या है, मेवाती पहाड़ियां भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज ना हो, जो मेवाती पहाड़ियां ये कौन सी आएगी, मेवाती पहाड़ियां भी बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जो अरावली की पहाड़ियां, इनको क्या है हरियाणा के अंदर मेवाती पहाड़ियां बोलते हैं, क्योंकि मेवात जो नू क्षेत्र उसके अंदर भी तो फैली हुई है, ये जो नू है, ये नू ही तो है, तो दक्षिण पूर्व इलाका नू, ठीक है, नू को क्या पुराने समय के अंदर मेवात बोलते थे, ठीक है, तो इसलिए इनको क्या मेवाती पहाड़ियां भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये चीज हमको समझ में आ गई। अब जो अरावली क्षेत्र है इसके अंदर बहुत सारी पहाड़ियां हैं, ठीक है, 6-7 पहाड़ियां हमको देखने को मिलती है, लेकिन उस मतलब सॉरी 6-7 क्यों 15-16 पहाड़ियां हैं, लेकिन उनके अंदर से हमको सिर्फ याद है 6-7 पहाड़ियां रखनी है, ठीक है। अरावली की जो मुख्य पहाड़ियां हैं वो कौन कौन सी, वो मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ, ठीक है। वैसे बहुत सारी मैं फिर बताने लग रहा हूं, जो मेन है, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाएगा, वो तरती याद रखनी है। पहली तो होगी तोसाम वाली पहाड़ी, जो मैंने तरती बताई, तोसाम की पहाड़ियां, ठीक है, ये अरावली का ही पार्ट में बताया, तोसाम की पहाड़ियां। दूसरी होगी डाडम पहाड़ियां, ये सारे भिवानी का में इलाके हैं सारे, जो से करवाऊं ना, तोसाम हो गया, डाडम हो गया, ठीक है, खानक भी है, एक देवसर है, ये सारी कड़ा है भिवानी का में, खानक होगी, ठीक है, चौथी होगी देवसर, पहाड़ी तो लिख लो, इतना तो समझ गए, ठीक है। ये चारों की चारों कड़ा देखने ना मिलेंगी, ये चारों की चारों धरती मिलेंगी भिवानी का में, ठीक है, भिवानी जिले के अंदर ये चारों पहाड़ियां धरती भिवानी का में मिलेंगी। जैसे आपने उसकी कौन बात करी थी, मोरनी हिल्स है, शिवालिक पहाड़ियां की जो सबसे ऊंची पहाड़ी मोरनी हिल है, उसी टाइप ये उसका में पहाड़ी है, पूरी जो रेंज है उसको तो अरावली बोलना है, अरावली का भी छोटी छोटी पहाड़ी है, उनके अलग अलग नाम है, ठीक है जी। अगली आगे हमारे पास डोसी पहाड़ियां, ठीक है, डोसी पहाड़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसके बारे में आपको फैक्ट भी कराऊंगा। ये हमको कहां पर देखने को मिलती है, डोसी पहाड़ी नारनौल के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है जी, लिख लो, नारनौल बड़ी की मात्रा होगी, नारनौल के अंदर क्या हमको डोसी पहाड़ी देखने को मिलती है। इसके अलावा हमारे पास दो पहाड़ी और बच गई, एक का नाम है टांकरी पहाड़ी, एक का नाम है कल्याणी पहाड़ी, ठीक है, एक का क्या नाम है टांकरी पहाड़ी, ये रेवाड़ी के अंदर है, टांकरी नहीं टांकरी, सॉरी, टांकरी पहाड़ी, एक का नाम है कल्याणी पहाड़ी, ये दो और पहाड़ी मेन है जो, ठीक है। टांकरी हमको कहां पर देखने को मिलती है, रेवाड़ी के अंदर हमको कौन सी पहाड़ी देखने को मिलती है, टांकरी पहाड़ी, और कल्याणी पहाड़ी हमको किसके अंदर, जो चरखी दादरी आपके दादरी के अंदर हमको कल्याणी पहाड़ी देखने को मिलती है, ठीक है, ये चीज हमको समझ में आ गई। तो टोटल 7 पहाड़ियां हैं जो कि किससे बिलोंग करती हैं, अरावली से बिलोंग करती है, मेन मुख्य पहाड़ियां हैं। वैसे बहुत सारी मैंने आपको बताई कि मेरा मतलब 20-25 पहाड़ी पाऊं, लेकिन मेन ये है, क्या हो गया सर, मेरी मास्टर्स चल रही है इंटीग्रेटेड कोर्स में, इंटीग्रेटेड कोर्स है, 9 सेमेस्टर पूरे हो चुके हैं, 10वां जुलाई में खत्म होगा, ऐसा ही कि भर सकता हूँ क्या भाई, मास्टर्स चलने लग रही है उसमें तो ग्रेजुएशन वाला ही भर सकता है, जिसकी ग्रेजुएशन पूरी है वही तो भर सकता है, तो उसके अंदर मास्टर्स की यानी एमएससी एमकॉम की जरूरत थोड़ी ना भाई, पीजी वाले की थोड़ी ना उसके अंदर, तो उसके अंदर ग्रेजुएशन वाला कोई भी भर सकता है, ठीक है। अब जो डोसी पहाड़ी, इसके बारे में आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट, नारनौल के अंदर है, जो अरावली पहाड़ियों के अंदर जो सबसे ऊंची पहाड़ी है उसका क्या नाम, उसका नाम डोसी पहाड़ी है। जैसे आपने देखा था शिवालिक पहाड़ियों में सबसे ऊंची पहाड़ी उसका क्या नाम है, मोरनी हिल्स, मोरनी पहाड़ी है, उसी टाइप से अरावली पहाड़ियों में जो सबसे ऊंची पहाड़ी है उसका क्या नाम है, उसका नाम है डोसी पहाड़ी। अगले पेज पे आ जाओ। अरावली पहाड़ियों में जो सबसे ऊंची पहाड़ी है, सबसे ऊंची पहाड़ी है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है डोसी पहाड़ी। क्या नाम है, डोसी पहाड़ी भाई, ठीक है। और ये जो डोसी पहाड़ी है इसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया ना भाई, आपकी शिवालिक के अंदर कौन सी थी,
मोरनी हिल्स थी, मोरनी पहाड़ी सबसे ऊंची थी। उसी टाइप से अरावली के अंदर सबसे ऊंची डोसी कहां पर है? नारनौल के अंदर हमको देखने को मिलती है। कैसे देखो अरावली के कवा है ठुस्सा ले ले ठोसी, डोसी ले ले डोसी, ठीक है सब तो ऊंची पहाड़ी हूं, मेरा नहीं पढ़ सकते तंबाड़ भी, इस तरीके का अरावली, ठीक है। और मैं जैसे हमने पढ़ा था शिवालिक के अंदर सबसे ऊंची पहाड़ी थी, हमने देखा मोरनी हिल्स, मोरनी हिल्स की जो सबसे ऊंची चोटी थी उसका क्या नाम था? करो चोटी, 15-14 मीटर हाइट थी। उसी टाइप से डोसी पहाड़ी है, यहां पर जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? उसका नाम है कुलताजपुर, ठीक है। डोसी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? या फिर आपसे पूछ ले अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी उसका क्या नाम? उसका नाम है कुलताजपुर। क्या नाम है? कुलताजपुर इसका नाम है। डिफरेंस समझ में आया? शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी करो चोटी, ठीक है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कुलताजपुर, शिवालिक की सबसे ऊंची पहाड़ी मोरनी हिल्स, अरावली की सबसे ऊंची पहाड़ी डोसी पहाड़ी, ठीक है। ये चीज हमको समझ में आएगी। इसकी हाइट कितनी देखने को मिलती है? जैसे करो चोटी की 15-14 थी, इसकी 652 मीटर की भाई, ठीक है। 652 मीटर इसकी हमको ऊंचाई देखने को मिलती है, इसकी हाइट देखने को मिलती है किसकी? कुलताजपुर की, ठीक है। ये चीज हमको समझ में आ गई। और ये जो डोसी पहाड़ी है, एक आप लोगों ने नाम सुना चौवनप्राश, चौवनप्राश नाम सुना है? हाँ जी सुन रखा है। तो वो जो चौवनप्राश हो किसका नाम पड़ा? एक ऋषि होया करता पुराने टाइम पर जिसका नाम था ऋषि चौवन, ठीक है। तो चौवन ऋषि के नाम पर क्या है? इसका नाम पड़ा था चौवनप्राश। और चौवन ऋषि जरा तपस्या करा करता हुआ कौन सी डोसी पहाड़ी, ठीक है। तो चौवन ऋषि कड़ा तपस्या करा करता डोसी की पहाड़ी के ऊपर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं चौवन ऋषि की तपोस्थली के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। और डोसी पहाड़ी को पहले डोसी पहाड़ी का मैं क्या करता मतलब कि वो पहाड़ी थी ऊंची थी, थोड़ा ज्वालामुखी भी था देखने मिला करते पुराना समय का जमाना आदि मानव काल का में, ठीक है। तो अब वो ज्वालामुखी को उसी की वजह से बाकी पहाड़ी बनी, तो इसको विलुप्त या मृत ज्वालामुखी भी बोलते हैं। तो 2-3 फैक्ट याद रखो, इसको क्या है? विलुप्त या मृत ज्वालामुखी भी बोलते हैं। ज्वालामुखी किसको बोलते हैं? डोसी पहाड़ी को ज्वालामुखी भी बोलते हैं। एक फैक्ट तो तरती याद रखना है। दूसरा क्या है? जो चौवन ऋषि है, ठीक है, मैंने बताया चौवनप्राश, ठीक है। ऋषि चौवन है भाई, उसकी तपोस्थली भी यही है। ऋषि चौवन की जो तपोस्थली है वो भी कौन सी है? डोसी की पहाड़ियां हैं, ठीक है। ये ऋषि चौवन की तपोस्थली भी, ठीक है जी। अब ये जो पहाड़ियां हैं, आपको जो पहाड़ी मैंने आपको बताई अरावली की 7 पहाड़ी मैंने आप लोगों को बताई, इन 7 के अंदर से जो 2 पहाड़ियां हैं, एक तो तोसाम की पहाड़ी, ठीक है जी, दूसरी हमारे पास टांकरी की पहाड़ी। यहां पर आपको हरियाणा पुलिस है ना, जो हरियाणा पुलिस का जो वायरलेस रिपीटर कौन होता, हेलो हेलो पुलिस पुलिस, हाँ भाई इतनी नंबर जीप नंबर रेडी रहो, एक गाड़ी आ रही है भाई, ठीक है, काली रंग की स्कॉर्पियो आने लग रही है, HR डैश 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 उसका नंबर है भाई, उसके नाके पर रुको, उसकी चेकिंग करो, सूचना मिले उसके अंदर बहुत ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से जो वायरलेस था वॉकी टॉकी जिसकी बोल रहे हैं, उसका जो एक एंटीना है जिसकी वजह से सारे जो मतलब अपने जो संदेश हैं ट्रांसपोर्ट है, वो एंटीना धरती कड़े 2 जगह देखने मिले, तो तोसाम की पहाड़ी, एक टांकरी पहाड़ी। तोसाम की पहाड़ी भिवाड़ी में, टांकरी पहाड़ी रेवाड़ी का में है, तो ये चीज भी याद रखना। हरियाणा पुलिस वायरलेस रिपीटर एंटीना, रिपीटर एंटीना यो धरती कड़ा देखने मिला है, 2 जगह मिला है। एक तो तोसाम की पहाड़ी पे, तोसाम की पहाड़ी पहाड़ी, ठीक है जी। और दूसरा हमारा कहां पर हो गया? टांकरी पहाड़ी, टांकरी पहाड़ी। तोसाम की पहाड़ी कड़ा देखने मिला है जी भिवानी में, और टांकरी पहाड़ी कड़ा देखने मिला है रेवाड़ी में। और हरियाणा के अंदर मतलब टोटल हरियाणा पुलिस के कितने वायरलेस रिपीटर एंटीना है? 3 है जी। 2 तो हरियाणा का में भिवानी रेवाड़ी, तीसरा उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। ये हरियाणा पुलिस के अंदर पूछ सकता है, हरियाणा पुलिस के टोटल कितने वायरलेस रिपीटर एंटीना है? 3 है। 2 हरियाणा में है, एक तो रेवाड़ी का में हो गया, एक भिवानी का में हो गया, जो तीसरा गढ़ उत्तराखंड का में है, ठीक है। शिवालिक की पहाड़ियों पर देखने मिला। हरियाणा का हिस्सा में कौन है वो? ठीक है सर, कुलताजपुर गांव है, कोई दिक्कत नहीं यार, गांव से कुछ सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा है, कुलताजपुर याद होना चाहिए, भड़क ना लिया करो था, ठीक है। रिलैक्स रहा करो, चिल रहा करो, ठीक है भाई। तो भाई ये हो गया हमारे पूरे भाई, सारे हो गए पूरे। अरावली क्षेत्र भी हो गया, यानी इसका हिसाब भी तो पूरा हो गया, इसमें भी तो अरावली क्षेत्र था। शिवालिक हो गया, गिरिपाद हो गया, बांगर लहरदार हो गया, गग्गर यमुना का मैदान हो गया, अरावली क्षेत्र सारा हो गया पूरा। इसके अनुसार भी हो गया और इसके अनुसार भी हो गया, दोनों के अनुसार आपने पूरा कर दिया भाई। अब बताओ भाई हरियाणा का मैदानों वाला जो टॉपिक है हर एक साथी क्लियर होया या नहीं होया? ठीक है, क्लियर हो गया तो के 100 रुपया भुगतान किसका गया? आज वाले टारगेट नहीं डाले सर भाई। अच्छा जिक्के वाली प्लेलिस्ट में डाल दिए क्या? ओहो, तभी तो मैं सोचूं यार डाल लेते मैंने सुबह, कोई बात नहीं, उसको मैं उसमें डाल दूं, मेंटरशिप वाले सेक्शन में गलती से उसके अंदर डले होंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर प्लीज अभी पुराने वाले बैच खत्म मत करना, डिस्ट्रिक्ट वाइज जिक्के करनी है आपके। अरे नहीं करने लगे यार, आ जाएगा 72 नंबर हरियाणा पुलिस में विनय भाई, कोई दिक्कत को नहीं। अभी कोई कौन बैच खत्म करता पुराने थे, ठीक है। ओके आराम से कर लो, पूरी जिस करने की रही है पूरी करनी आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके भाई, तो आज के लिए बस इतना करते हैं। हरियाणा के मैदान हो गया हमारे क्लियर। अब हम लोग जो बस कुछ दिन बचे हैं